मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है और इस दीपावली में हर्षोल्लास के साथ ये दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये कामना रखते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रहे। विविध प्रकार से पूजन और जाप की बात करते हैं, लेकिन इस बार की दीपावली कुछ खास रहने वाली है। क्या खास रहने वाली है? 24 तारीख को दीपावली होगी और 25 तारीख को दिल्ली के समय अनुसार सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। समय भी बताता हूँ आपको। तो रात्रि में इधर दीपावली का पूजन होगा और उस तरफ अगले दिन सुबह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। ग्रहण के बारे में आप लोगों को मालूम है, बचपन से आप लोग सुनते हुए चले आए होंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण शब्द बड़ा खराब होता है। जब किसी वस्तु पर कोई ग्रहण लग जाता है तो उसकी कार्य क्षमता, उसके काम करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का जब ग्रहण लगेगा तो सूर्य से संबंधित जो भी ग्रह, मतलब सूर्य से संबंधित जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने कमेंट करके हमसे ये पूछा है और फ़ोन करके भी पूछा है कि ग्रहण में हमें क्या पूजन और क्या अर्चना और क्या साधना मुझे करनी चाहिए ताकि हमारा वो फलीभूत हो। हालांकि पूजन के बारे में लोग ये कहते हैं कि मतलब मंत्र की साधना करें और पूजन करें, भोजन इत्यादि ना करें और स्पर्श भी नहीं करते हैं ईश्वर को, क्योंकि सूतक की स्थिति लग जाती है। लेकिन इस वर्ष जो है दीपावली बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि शाम को आप लोग पूजन करेंगे, दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और उस समय 100 मातृका, गौरी और गणेश की आराधना भी करेंगे, चौक भी लगाएंगे। अगले दिन करना क्या होता है कि हमें विसर्जन करने की स्थिति भी बनती है। लेकिन अगले दिन दीपावली है, अगले दिन माफ़ कीजिएगा, अगले दिन ग्रहण है और जब ग्रहण की स्थिति बनती है तो ईश्वर को, भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि सूतक की स्थिति लग जाती है। ऐसे में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, भोजन इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित। केवल एक ही उपाय रह जाता है कि एक ही राम नाम का जाप करें या नाम का जाप करें या किसी मंत्र की साधना इत्यादि करें। तो पहले ये जो समझ लेते हैं कि ग्रहण जो लगेगा उसका क्या समय होगा और उसका मोक्ष काल कब होगा और सूर्यास्त कब होगा और उसका मध्याह्न काल कब होगा। इन सारे बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो थंबनेल है इसमें हमने ये लिखा है कि किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विशेष रूप से हम यहाँ चर्चा करेंगे। मतलब मेष राशि से और मीन राशि तक के बारे में हम ये बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले तो आप ये जो है समझ लीजिए कि इस समय सूर्य तुला राशि में है। अगर हम पंचांग उठा करके देखें, जिन लोगों के पास 500 वर्ष के पंचांग हैं, तो इनका आंकड़ा ये कि पिछले 100 वर्ष और आगे आने वाले 100 वर्षों में सूर्य जो है इस समय अक्टूबर के महीने में तुला राशि में ही रहता है और तुला राशि में सूर्य वैसे भी नीच का होता है। तो जब सूर्य नीच का है और उसके ऊपर अगर ग्रहण लग जाए तो हमारे जब ग्रहों के राजा हैं, अगर उनकी स्थिति बहुत ही शून्य हो जाएगी, उन्हें पावर ही नहीं रहेगा, तो पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ग्रहण का क्या प्रभाव लगने वाला, पहले तो आप लोग ये जो है समझ लीजिए कि ग्रहण का समय क्या होगा और दीपावली के समय मुझे क्या करना है कि दीपावली के तुरंत बाद ग्रहण की जो स्थिति बनेगी। देखिए, दिल्ली के समय अनुसार जो सूर्य ग्रहण होगा 24 तारीख को तो हमारी दीपावली जलेगी और अगले दिन सुबह दोपहर से 2:58 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और इसका जो मोक्ष काल है वो 6:32 सायंकाल होगा। लेकिन उससे पहले सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्य हमारे अस्त हो जाएंगे और इसका जो मध्यकाल है 4:30 बजे के आसपास जो है रहेगा, मध्यकाल इसका रहेगा। और सूतक की जो स्थिति है वो 4:30, ये इसका वेद लग जाता है, तो सूतक की जो स्थिति है वो 4:30 से प्रारंभ हो जाएगी प्रातः ही। तो मित्रों, इधर रात्रि में आप लोगों ने वेदी, गौरी, गणेश, 100 मातृका और अपनी कुल देवी इत्यादि की स्थापना की, तो उनका विसर्जन इत्यादि भी करना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगले दिन सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा
तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो जब कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं तो उनका विसर्जन इत्यादि आप लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए बता देता हूँ आपको, 3 से 4 के बीच में सूतक प्रारंभ होने से पूर्व हमें उनका विसर्जन भी कर देना है। और स्थान जो मतलब जिस स्थान पर बैठ करके पूजन करते हैं उस स्थान का भी उसे हटा देना है, और गौरी और गणेश को अपने अपने स्थान पर उन्हें रख देना है। और शोषण मातृका और इत्यादि और जो भी आप अपने कुल देवी वगैरह को लगाएं तो उनका विसर्जन हम कर देंगे सूतक होने से पूर्व ही। अब ये समझ लेते हैं कि ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण की भी स्थिति पड़ेगी। इस समय जो कुंडली है तो तुला राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र और केतु ये ग्रह हमारे जो हैं इसमें गोचर में हैं। और जब ये ग्रह हमारे गोचर में, 4 ग्रह हमारे तुला राशि में गोचर में हैं, तो जब सूर्य के ऊपर जब ग्रहण पड़ेगा तो बहुत ही स्थितियां खराब हो जाएंगी। कुछ राशियों पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर बहुत ही नॉमिनल प्रभाव पड़ेगा। तो किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मेष राशि से और मीन राशि तक की हम बात करेंगे। अब एक प्रश्न लोगों ने पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि सूतक में हम क्या किसी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं? तो उनके लिए जवाब ये है कि किसी ग्रह का कोई भी मंत्र जो है उनकी संख्या हजारों में होती है। मान लीजिए राहु का अगर हम जाप करना चाहें तो राहु, या शनि का जाप करना चाहें तो राहु के मंत्र का जाप 18,000 है। तो 18,000 मंत्रों का जाप कर पाना इस काल में, इस ग्रहण काल में संभव नहीं है। और वैसे भी मंत्र सिद्धि के बारे में ये कहा गया है कि प्राय लोगों में ये देखा गया है कि 15 मिनट उन्होंने सूर्य की आराधना की और किसी ने उनसे जो है बता दिया कि संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो पंचम भाव का जो स्वामी है, मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र हुआ, तो शुक्र के मंत्र का उन्होंने जाप कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा लगी है, तो छठे भाव का स्वामी जो है षष्ठेश का, मान लीजिए बुध है, तो बुध का उन्होंने मंत्र का जाप कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मंत्र की जप संख्या निर्धारित, हर मंत्र की जप संख्या क्यों निर्धारित? कि हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, जब हम किसी बात को बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारी सिद्ध हो जाती है। जैसे बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा ये चीज़ याद करो, रटो। तो याद करने का मतलब रिपीटर, बार बार हम जब किसी चीज़ को रिपीटेंगे, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट इससे बात की, 15 मिनट उससे बात की, मतलब उसका उस मंत्र का जाप किया, 15 मिनट उस मंत्र का जाप किया, कल हो गई हमारी पूजा। हमने एक नहीं हम 4-6 देवी देवताओं का हमने मंत्र जाप कर लिया। कल हम तो बहुत पूजा करते हैं, इनकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं। तो सुपर कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ जाती है। देखिए, जब किसी चीज़ को बार बार हम याद करेंगे, बार बार हम रटेंगे, तो वो एक हमारी नियति बन जाती है, नियति बन जाती है। अगर आप मतलब प्राय ये एक साइकोलॉजी का भी नियम है कि हम जब याद करते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, तो लक्ष्मी जी की तरफ हमारा ध्यान निश्चित से चला जाता है। या अगर दिमाग में ये बात आ जाए कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, हमारे शरीर में ये समस्या है, और जब उस बात को बार बार हम सोचते हैं तो वास्तव में वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस समय में किसी ग्रह की, किसी मंत्र की सिद्धि तो नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो आपको करना क्या, अगर किसी मंत्र की आप सिद्धि कर चुके हो तो उसका पुनश्चरण हमें करना होता है। पुनश्चरण का मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती है, माने उसे हम रिपीट करके और हम उसे जागृत अवस्था में हम लाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी एक मंत्र को आपने मतलब कर लिया और वो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। उसे रिपीट करना चाहिए, उसे जागृत अवस्था में लाना चाहिए। तो इस ग्रहण काल में हम ये काम तो कर सकते हैं। या सीधा महामंत्र है, राम नाम मंत्र का हम जाप करें, और जब मोक्ष काल हो जाए तब स्नान करके और हम अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। ये तो हम कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हमारा थंबनेल, जो हमारा टॉपिक है कि 12 राशियों पर इस ग्रहण काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये हम क्रमवार सिलसिलेवार हम समझते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो,
इसलिए हम कम समय इस पर हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि देखिए, हम इसे लग्न से देखते हैं। अगर आपकी मेष लग्न है, माने लग्न में अगर आपकी मेष राशि है, तो सूर्य की स्थिति आपकी 7वें स्थान में केंद्र में होगी। केंद्र के 4 स्थान हैं, 1, 4, 7 और 10। केंद्र स्थान में सूर्य का अस्त हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। माने एक तो सूर्य नीच का, जो कुछ हल्का फुल्का पावर था उसके ऊपर ग्रहण लग गया। तो 7वां स्थान पत्नी का स्थान है, 7वां स्थान केंद्र का स्थान, और 7वां स्थान किसका स्थान है? ये हमारे पार्टनर का स्थान, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारे बिजनेस का पार्टनर हो, सभी पर गिरावट आएगी। तो मेष लग्न वालों के लिए, जिनमें मेष राशि है जिस लग्न में, उन्हें पत्नी से संबंध बना करके रखने। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है तो विशेष ध्यान रखें। अगर पार्टनर से कोई व्यापार चल रहा है तो पार्टनर से संबंध वो उचित रखें, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा पर भी प्रभाव पड़ेगा 15 दिन बाद अभी और चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला। तो लिहाजा मेष राशि वालों को जो है बहुत ही सावधानी बरतनी। इसके बाद में इन्हें क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम इसके उपाय हम बताएंगे। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, और वृष राशि के लिए जो सूर्य की स्थिति है वो 6ठे स्थान में है। 6ठा स्थान रोग और ऋण और शत्रुओं का स्थान। तो इस स्थान में सूर्य का ग्रहण, एक तो नीच का सूर्य, माने कोर्ट कचहरी मुकदमा और शारीरिक ऋण और रोग, इनमें वैसे भी पहले से कमी है। क्योंकि जब तुला राशि में सूर्य आया तो क्या हुआ कि इनमें जो दिक्कत थी शुक्र की राशि में सूर्य, वो समस्या बढ़ गई। ऊपर से ग्रहण ये लग जाएगा, तो ग्रहण लग जाएगा तो दुश्मनी बढ़ेगी, और क्या होगा, और रोग ऋण जो उनके चल रहे हैं तो इस पर भी बढ़ोतरी होगी। तो लिहाजा वृष राशि वालों को, क्योंकि इनका लग्न भी है, लग्नेश भी है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृष राशि वालों के लिए ये स्पष्ट निर्देश है, ये स्पष्ट संकेत है, ये सूर्य ग्रहण उनके स्वास्थ्य को गड़बड़ जरूर से जरूर करेगा। तो लिहाजा इन्हें जो अभी उपाय हम अंत में बताएंगे, इसे इन्हें देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो सूर्य की स्थिति है वो 5वें स्थान में रहेगी। पंचम स्थान संतान का स्थान और उनकी शिक्षा का स्थान है। तो ऐसे जातकों के लिए जिनके पुत्र अगर उनके साथ में है, तो उनकी कोई नौकरी कहीं ऐसी लगे कि पुत्र से दूरी बढ़ जाएगी, पुत्र से संबंध उनके बिगड़ जाएंगे। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके की संभावना बढ़े कि उनके गर्भ में स्थिति खराब हो। जो विद्यार्थी हैं, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की वो तैयारी कर रहे हैं, तो इधर 1-2 महीने में उन्हें बहुत ही कठिन और कठोर परिश्रम उन्हें करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और कर्क राशि में ये जो ग्रहण उनका 4थे स्थान में बनेगा। 4था स्थान माता का स्थान, 4था स्थान जनता का स्थान, और 4था स्थान उनका भूमि भवन और वाहन का स्थान। इस स्थान में शुक्र की राशि तुला राशि में सूर्य नीच का है, ऊपर से करेला नीम पर चढ़ गया, माने उसके ऊपर ग्रहण लग गया। तो सूर्य की स्थिति तो लिहाजा वाहन दुर्घटना, माता का स्वास्थ्य, अगर आपने कोई मकान और प्लाट ले लिया तो उसमें अवरोध की स्थिति बनेगी, और जनता से संबंध खराब होंगे। खासतौर से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि इस ग्रहण का उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में जो ग्रहण बनेगा उनका, वो 3रे स्थान में बनेगा, और 3रा स्थान उनके पराक्रम का स्थान है। किसका स्थान है? पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई का स्थान है। ये वो स्थान है, पराक्रम का मतलब कहीं सेना में जाकर के कहीं कुश्तीबाजी, इससे मतलब हमारा नहीं है। पराक्रम का स्थान मतलब ये है कि वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। तो उसमें एक तो सूर्य नीच का, वैसे भी आलस छाया हुआ है, दूसरी चीज वो उसके ऊपर ग्रहण लग गया। तो अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई श्रम वाला काम है, खासतौर से श्रमिक वर्ग इस बात का ध्यान रखें, या वो व्यक्ति ध्यान रखें कि जिनका अधिकारियों से संबंध है। तो अधिकारियों से अगर कोई काम लेना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही विवेक से उन्हें उनके पास जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि में जो ग्रहण बनेगा वो उनके धन के स्थान में बनेगा, उनके वाणी के स्थान में बनेगा, उनके परिवार के स्थान में बनेगा। ये उनका खजाने का स्थान है, जहाँ धन संचय करके हम रखते हैं, जो हम वाणी की बात करते हैं, और जो हमारा परिवार का स्थान, ये वो स्थान है जहाँ हमारा जन्म होता है। उस स्थान में सूर्य एक तो नीच का और दूसरी चीज ग्रहण, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ स्थिति खराब होने वाली है। परिवार से संबंध खराब होंगे, धन में जो आपने बचा के रखा है वो गड़बड़ हो सकता है, वाणी दोष हो सकता है, मुंह में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो लिहाजा बहुत ही सावधानी रखें। और कन्या राशि वाले, कन्या लगने वाले इसको दे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि के लग्न में सूर्य गोचर में है, तो लग्न ये मस्तक का भी कारक है, तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके मस्तिष्क रोग दे सकता है। कुछ इस तरीके के काम बुद्धि और विवेक से करवा सकता है। सिर से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, अपमान और सम्मान पर भी बात आ सकती है। तो लिहाजा तुला राशि वालों के लिए लग्न में सूर्य का अस्त होना, ग्रहण होना, उनका नीच का होना, ये उचित नहीं। तो तुला लगने वाले तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। अभी उपाय हम बताएंगे आपको वो करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में जो सूर्य की स्थिति है वो 12वें स्थान में रहेगी। 12वां स्थान खर्च का स्थान है, ये प्रदेश जाने का भी स्थान है, विदेश यात्रा का भी स्थान है। तो इस राशि में तुला सूर्य नीच का होना, चूंकि कर्म स्थान का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी, इसमें नीच का और ग्रहण जब उसे लगेगा तो विदेश में अगर कोई नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके वापस आने की संभावना है, माने उल्टा उन्हें मिलेगा। और इस तरीके के खर्च होंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो वृश्चिक राशि वाले खर्च पर कंट्रोल करें, बहुत ही सोच समझ करके खर्च करें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि को 9 नंबर से लिखा जाता है। धनु राशि में जो सूर्य की स्थिति है वो लाभ के स्थान में है, माने तुला राशि लाभ के स्थान में पड़ेगी। अब ये 11वें स्थान में सूर्य का ग्रहण पड़ना और सूर्य नीच का होना आपके लिए लाभ की स्थिति तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, बल्कि नुकसान ही हो सकता है। तो ऐसे व्यापारी जिनका कोई पेमेंट होना है, जिनका कहीं को ड्राफ्ट आना है, तो बहुत ही दिमाग से, बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही विवेक से वो अपना कार्य को आगे बढ़ाएं, अन्यथा उन्हें नुकसान होने की संभावना हो सकती है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है और मकर राशि में जो सूर्य की स्थिति है वो उनके 10वें स्थान में रहने वाली है। वास्तव में 10वां स्थान सूर्य का ही स्थान है। सूर्य यहाँ का जो कारकत्व है वो सूर्य ही इसका कारकत्व है। इस स्थान से हम कर्म देखते हैं, इस स्थान से मान सम्मान देखते हैं, और इस स्थान से हम अधिकारी वर्गों से हमारा जो संपर्क है हम वो देखते हैं। प्रायः इस स्थान से हम कार्य को देखते हैं, कर्म को देखते हैं। ये स्थान जितना मजबूत होता है उतना ही अच्छा हमारा व्यवसाय होता है। मित्रों, 10वां स्थान जो है ये सूर्य का ही स्थान माना जाता है, क्योंकि 10वें स्थान मतलब सूर्य जो है दिन के 12 बजे इसी स्थान में गोचर में, जब 12 बजता है तो सूर्य इसी स्थान में गोचर में होता है। अब इस स्थान में सूर्य नीच का है और इसी में सूर्य ग्रहण होने की स्थिति बन रही है। तो ये तो बड़ी खराब बात है। इस स्थान में ये जो मकर राशि वाले हमारे जातक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इनके लिए सूर्य ग्रहण की कोई बहुत अच्छा फल लेने वाला नहीं। सीधा नौकरी और रोजगार पर उन्हें प्रॉब्लम खड़ी होगी। खासतौर से जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग को उनके अधिकारियों से परेशानियां मिलने की संभावना है। हो सकता है ट्रांसफर भी हो जाए, हो सकता है डिमोशन की भी स्थिति बने, अपमान भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ का सम्मान का कारक है। जब वही अस्त हो जाएगा, उसी पर ही ग्रहण लगेगा, तो क्या स्थितियाँ बनेंगी। तो मित्रों, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसके बारे में अभी हम उपाय की भी बात करेंगे कि उपाय हम क्या करें कि जिससे हमें कोई भी परेशानी ना हो। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि में जो सूर्य की स्थिति वो 9वें स्थान में रहेगी। और 9वां स्थान हमारे कर्म का स्थान, भाग्य का स्थान है।
नवा स्थान हमारे धर्म का स्थान है, नवा स्थान हमारे पिता का स्थान है। तो इस स्थान में एक तो सूर्य नीच का है तुला राशि में, और दूसरी चीज़ उसके ऊपर ग्रहण अभी लगेगा 25 तारीख को। तो पिता से संबंध और पिता का स्वास्थ्य दोनों ही खराब हो सकते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य को ये नहीं कि हम आपके अंदर एक डर की स्थिति पैदा करें, लेकिन सावधानी बस जो है, जैसे अगर कोई ये बता दे कि कल बारिश होने वाली है तो आप छाता लेकर के चलेंगे या उस काम को आप छोड़ देंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये कि 10वें स्थान में जो 9वें स्थान में जो सूर्य की स्थिति रहेगी तो पिता को नुकसान पहुंचाएगी और आपका धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, या इस तरीके के आप धार्मिक कार्य करेंगे जो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि हमारी अंतिम राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु है, और मीन राशि में जो सूर्य की स्थिति बनेगी वो 8वें स्थान में बनेगी। 8वां स्थान ये आयु का स्थान है। इस राशि में अगर शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है, या जो लोग अपने आयु के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो इनके लिए यह ग्रहण तो बहुत ही नुकसानदायक है। ऐसे व्यक्ति मीन राशि वाले जो नाभि से नीचे जिन्हें रोग की स्थिति है, जैसे पेट से संबंधित जिन्हें बीमारियां हैं, लीवर, हार्निया इत्यादि, गुर्दा वगैरह की जो समस्याएं, इनकी बीमारियां बढ़ेंगी। या जो लोग 80-90 के ऊपर के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो इनके लिए ये ग्रहण ठीक नहीं मतलब समय लेकर के आ रहा है। तो इन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ख़ासतौर से इनके जो पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो उनके मिलने जुलने वाले हैं, इष्ट लोग हैं, उन्हें विशेष ध्यान जो रखना चाहिए कि इन व्यक्ति का ये जो ग्रहण है वो मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए ये स्थिति लेकर के आने वाला है। मित्रों, ये तो हमने ग्रहण की स्थिति बता दी। अब ये और जो बता दे रहा हूँ कि इन्हें करना क्या चाहिए, किस तरह से इन्हें इस ग्रहण से मुक्ति मिले। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों का चूँकि 7वां स्थान, ये स्थान जो है ये स्त्री, इस 7वां स्थान इनके विवाह का है। ये स्थान स्त्री से संबंधित स्थान है और पार्टनर से संबंधित स्थान है। तो इनको शुक्र का एक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। घर में स्त्रियों को इन्हें क्या करना है, उनका सम्मान करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि में 6वें स्थान में सूर्य अस्त होगा, और ये रोग और ऋण का स्थान है। इनको ये चाहिए कि ये केतु का उपाय करें। ओम केम केतुए नमः, केतु के मंत्र का भी इन्हें जाप करना चाहिए। केतु मंगल की तरह से ये कार्य करता, तो जब केतु हमारा पावरफुल होगा तो दुश्मनों का और बीमारियों का सफाई होगा। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न में पंचम जो स्थान जो है ये हमारे गुरु का स्थान है, शिक्षा का स्थान है। और इस स्थान में सूर्य का नीच का होना ये गुरु के लिए ठीक नहीं है, माने शिक्षा के लिए ठीक नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को, मिथुन लग्न वाले जातकों को ये चाहिए कि गुरु की आराधना करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें उसका जाप और उसकी शांति भी करानी चाहिए। गुरु का दान भी उन्हें कराना चाहिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में 4थे स्थान में सूर्य की स्थिति ग्रहण की बनेगी। अब 4था स्थान जनता का है और ये चंद्रमा का स्थान है। तो इनको माता की सेवा करनी चाहिए। कोई उपाय न करें। रात्र को दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखें। सिंह राशि में जो तीसरा स्थान है, ये जो तीसरा स्थान है हमारा, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है सिंह राशि वालों के लिए। तो इनको मंगल की आराधना करनी चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भवाय नमः, इस मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में जो दूसरा स्थान, ये धन का स्थान है, और इस स्थान में सूर्य का नीच का होना धन में नुकसान, ये भी बता चुके हैं। वाणी दोष इत्यादि बनाता है, तो इनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि में सूर्य इनके लग्न में रहने वाले हैं, और लग्न माने स्वास्थ्य ये खराब करेंगे, तो इनको भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का रविवार को ये व्रत रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में जो सूर्य की स्थिति 12वें स्थान में नीच के होने वाली, 12वां स्थान ये यहाँ पर इन्हें चंद्रमा का उपचार करना चाहिए।
चंद्रमा का ये ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का ये जाप करें तो ज़्यादा फायदेमंद। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि में 11वें स्थान में सूर्य ग्रहण बनेगा। 11वां स्थान लाभ का स्थान, ये भी बृहस्पति से संबंधित स्थान है, तो यहाँ भी इन्हें गुरु की आराधना करनी चाहिए। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का ही जाप करें। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि में 10वें स्थान में ग्रहण की स्थिति बनी। 10वां स्थान सूर्य का स्थान है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली होता है, तो इन्हें भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए और आदित्य हृदय के स्तोत्र का पाठ करें और साथ में अधिकारियों से संबंध इनको बना करके चलने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो स्थिति बनेगी वो 9वें स्थान में बनेगी। ये पिता के स्थान है, पिता के स्वास्थ्य को दिक्कत न हो, इसलिए इनको चाहिए ये पिता की आराधना करें, पिता की सेवा करें, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका सम्मान लें, बस यही इनके लिए उपचार है। अब मीन राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में ये आयु का स्थान है और अष्टम स्थान में सूर्य का होना चोट चपेट इत्यादि न लगे, इसलिए इन्हें मंगल की आराधना करनी चाहिए और इन्हें रविवार का व्रत इन्हें करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अब हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ग्रहण में क्या क्या आपको सावधानियां करनी है, किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी है। हम चाहते ये हैं कि आप ये जानकारी दूसरों को भी शेयर करें, इसे आप सब्सक्राइब करें और खुद तो लाभ लें ही, साथ में दूसरों को भी लाभ दें। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी दीपावली।